बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, न्यू बुक, चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 18 करने जा रहे हैं। और न्यू टॉपिक शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ख़त्म हो चुका। न्यू टॉपिक बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पार्ट 18 है, पार्ट 18 है। और ये पेज नंबर 65 पे आप लोग देख लीजिए। बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इसका पार्ट 1 है। बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट 1। ठीक है भाई, 4 किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो बात करने जा रहे हैं ना, वो सिर्फ बॉन्ड के हवाले से बात करने जा रहे हैं, केमिकल बॉन्ड के हवाले से, उसके बारे में। इसमें 4 टॉपिक है हमारे पास, उसमें सब टॉपिक्स भी हैं। बॉन्ड एनर्जी है, पहले पेज नंबर 65 पे देख लीजिए। फिर उसके अंदर 3 सब हेडिंग्स हैं: पॉलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स और प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। उसके बाद आगे पेज नंबर 67 पे सेल्फ असेसमेंट है, 2 हैं। उसके बाद दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आती है बॉन्ड लेंथ की। उसमें भी हमारे पास 2 सब हेडिंग्स जो हैं वो मौजूद हैं, बॉन्ड ऑर्डर की और बॉन्ड पॉलरिटी की। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये आ जाता है पेज नंबर 68 पे। और पेज नंबर 69 पे इसी से रिलेटेड 2 सेल्फ असेसमेंट मौजूद हैं। और पेज नंबर 69 पे चौथी कैरेक्टरिस्टिक डाईपोल मोमेंट, ठीक है। और उसी के नीचे मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये टॉपिक फिर नेक्स्ट पेज 70 पे जाके सेल्फ असेसमेंट इसका जो है तब जाके ये ख़त्म होता है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है ये 67, 68, 69 पेज नंबर 70 तक जाता है। उसके बाद आखिरी टॉपिक इसका रह जाएगा इफ़ेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये वाला टॉपिक है, ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। बॉन्ड लेंथ की तरफ देख लीजिए। सबसे पहले बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे पास, वो बॉन्ड एनर्जी की है। बॉन्ड एनर्जी, पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब एटम्स से मिलके बनी है। मैं बार बार आपको इस बात पर एम्फेसाइज करता हूँ। हम इस पे तो गौर करते हैं कि एटम से मिल के बनी है, आप भी और मैं भी, सब एटम से मिल के बने हैं। एटम मिल गए, उसके बाद एक काम और होता है मिलने के बाद, एटम का आपस में जुड़े रहना। ये एटम्स मिलने के बाद आपस में जो जुड़े रहते हैं, ये एक फोर्स की मदद से होता है, जो फोर्स इनको आपस में जोड़े रखती है, जिसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और इसी फोर्स की वजह से एटम्स जो हैं वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, यानी कि एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये जो बॉन्ड है जिससे एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, इसकी खुसूसियात को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ख़ास तौर पे बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में हम एक चीज़ को देखने जा रहे हैं अभी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ। बॉन्ड की स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड की ताकत, बॉन्ड कितना ताकतवर है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें बॉन्ड को ब्रेक भी करना होगा। बॉन्ड को ब्रेक क्यों करना होगा? क्योंकि हम नई नई चीज़ें बनाना चाहते हैं केमिस्ट्री के अंदर। एक छोटी सी मिसाल आपको दे दूं, अगर आप पानी बनाना चाहते हैं H2O, तो आप क्या करेंगे? आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम चाहिए ना, 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम, ये पानी बनाने के लिए कहाँ से लेके आएंगे? ये बाज़ार में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के एटम थोड़ी ना मिलते। बाज़ार में तो चीज़ें मिलती हैं। बाज़ार से आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी और ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। ये साइंटिफिक स्टोर पे जाएंगे, बोलेंगे हाइड्रोजन गैस दे दो भाई, वो आपको हाइड्रोजन गैस दे देगा। आप बोलेंगे ऑक्सीजन गैस दे दो, वो आपको वो भी दे देगा। अब आपने इन दोनों गैसेस को मिलाने के बाद करना क्या है? इन दोनों एटम की पहले मौजूदा पोजीशन तो देख लें आप। ये हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल को देखें आप, तो ये 2 एटम का मजमुआ है ऐसे। ऑक्सीजन गैस को देखें तो ये 2 एटम का मजमुआ है ऐसे, डबल बॉन्ड बना हुआ है।
तो आपको अगर 2 एटम हाइड्रोजन के चाहिए और 1 एटम ऑक्सीजन का चाहिए, तो डेफिनेटली ये हाइड्रोजन के एटम आपको यहाँ से मिलेंगे, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल से। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर, तो आप हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम के दरमियान इस बॉन्ड को बने हुए देखते हैं। ये रहा वो बॉन्ड। अब आपको क्या करना है, इस बॉन्ड को आपने ब्रेक करना है। जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, हाइड्रोजन के एटम जो है वो अलग नहीं होंगे, सेपरेट नहीं होंगे ऐसे। और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम्स के दरमियान ये जो डबल बॉन्ड है, जब तक ये भी ब्रेक नहीं होगा, आपको ऑक्सीजन के एटम भी नहीं मिलेंगे। और जब तक आपको हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम नहीं मिलेंगे, आप इनको एक नए तरीके से मिला के पानी नहीं बना सकते, पानी का मॉलिक्यूल नहीं बना सकते। और नए तरीके से मिलाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको 2 एटम तो हाइड्रोजन के चाहिए और 1 एटम ऑक्सीजन का चाहिए। आपको इनको मिलाना पड़ेगा। वही बात फिर शुरू में जो बोली थी, दुनिया में सारी चीज़ें एटम से मिलके बनी हैं, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, एटम को मिलाना पड़ेगा। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर तमाम नहीं होगी, आपको इन एटम्स को मिला के इनको जोड़ना भी है। ऐसा भी करना है कि ये एटम मिलने के बाद, तीनों एटम मिलने के बाद, तीनों एटम आपस में जुड़े भी रहें, ये तीनों एटम, और तीनों एटम आपस में जुड़े रहें। इसके लिए आपको क्या करना है कि इनके दरमियान बॉन्ड बनाना है। समझ में आ गई बात? तो दोनों साइडों पे आपको जिस चीज़ से वास्ता पड़ रहा है ना, वो बॉन्ड से पड़ रहा है। ठीक है, आपको पानी बनाना है तो उसके लिए भी आपको हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन के एटम लेने हैं, और ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन के एटम लेने हैं। तब भी इनको अलग करने के लिए आपको इसके बॉन्ड को ब्रेक करना है। और जब ये एटम्स आपको मिल जाएं, तो आप 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम को जब मिलाएंगे, तो आप ये चाहेंगे कि मिलने के बाद ये आपस में जुड़े भी रहें। तो उसके लिए फिर आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको बॉन्ड की ज़रूरत है। ये रहा बॉन्ड। यहाँ पर आप क्या करेंगे, बॉन्ड मेक, बॉन्ड की मेकिंग होगी। तो एक साइड पे तो आप बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, दूसरी साइड पर आप बॉन्ड को मेक कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? और यहाँ पर जो बॉन्ड को आपने ब्रेक करना है, इसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी के बगैर ये मुमकिन नहीं है। और एनर्जी की जो शक्ल है ना, नॉर्मली उसको हम हीट कहते हैं। ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस इसकी मदद से होते हैं ना। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, और ये हीट का मामला क्या होता है, हम नॉर्मली समझते हैं जब हीट की बात आती है तो शायद हमें इनको गर्म करना है, हमें हीट देना है। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी हमें हीट लेनी भी पड़ती है। ठीक है, तो मतलब हीट की जब बात आए तो 2 पहलू हमारे सामने होते हैं, या तो कूल ठंडा किया जाए, या हॉट गर्म किया जाए। दोनों सूरतों में हीट की ही तो बात हो रही है। दोनों सूरतों में हीट ही की तो बात हो रही है। तो यहाँ पर ठंडा करने, ठंडक या कूलनेस तो कुछ भी नहीं होती, ये हॉटनेस के कम होने का ही दूसरा नाम है। समझ आ गई? जब हम कहते हैं ना सर्दी ज़्यादा हो गई, तो सर्दी ज़्यादा नहीं हुई भाई, गर्मी कम हो गई है। और इसी गर्मी के कम होने का दूसरा नाम आप कह रहे हैं सर्दी ज़्यादा हो गई है। बात समझ में आ रही है? तो बहरहाल हीट ही इन्वॉल्व है। हीट कभी आप कम करेंगे, कभी आप ज़्यादा करेंगे। जब ये वाला मामला है कि आप पानी बनाना चाहते हैं, तो हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन गैस से हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम आप लेंगे और इस बॉन्ड को आपने ब्रेक करना है। तो यहाँ पर भी एनर्जी का मामला आ जाएगा, और एनर्जी का मतलब हीट का मामला आ जाएगा। और हीट का मतलब क्या है कि या तो आप हीट का इजाफा करेंगे या हीट की कमी करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में, हीट की कमी की सूरत में आपको ठंडक चाहिए। तो इन दोनों गैसेस को आप क्या करेंगे, आप ठंडा करेंगे। ठंडा करेंगे। कहाँ पर ये काम हो सकता है? डीप फ्रीज़र में। आपके घर में जो डीप फ्रीज़र है वहाँ पर ये काम हो सकता है। तो इन दोनों गैसेस को जब आप ठंडा करेंगे, तो फिर क्या होगा, ठंडक जब मिलेगी तो फिर क्या होगा कि इसका टेम्परेचर जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर इसका नीचे आना शुरू हो जाएगा। और एक ख़ास टेम्परेचर पे आने के बाद, ख़ास स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आने के बाद, स्पेसिफिक टेम्परेचर जैसे ही आएगा, उस वक्त क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा।
दोनों हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। लेकिन वो स्पेसिफिक टेम्परेचर सिर्फ इन हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान मौजूद बॉन्ड के लिए है, ठीक है। तो इस पर ये बॉन्ड टूट जाएगा। अभी ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड नहीं टूटे, इसके लिए आपको मज़ीद जो है वो ठंडा करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर ये जो चीज़ आपने अचीव की है, ये -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे अचीव कर ली कि हाइड्रोजन के जो है वो दोनों एटम जो हैं वो अलग अलग हो गए, मतलब उनका बॉन्ड ब्रेक हो गया। किसके ऊपर? -5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। आपने क्या किया? एनर्जी इन्वॉल्व हो गई, हीट, एनर्जी ही तो है ना भाई, एनर्जी इन्वॉल्व हो गई। अब मैं हीट का नाम नहीं लूँगा, अब मैं एनर्जी का नाम लूँगा। तो एनर्जी आप रिड्यूस कर रहे हैं, एनर्जी आप कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक टाइम एनर्जी का ऐसा आएगा जब ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। और एग्जैक्टली यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि आप और ठंडा करते रहेंगे, ठंडा करते रहेंगे। मिसाल के तौर पर -60 डिग्री, ठीक है, -60 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रहे ये आर्बिट्ररी वैल्यूज़ हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए, एक्चुअल नहीं है। तो -60 डिग्री पे जाके ये बॉन्ड भी जो है वो दोनों टूट जाते हैं और आपको ऑक्सीजन के एटम भी मिल जाते हैं। जिस टेम्परेचर पर ये टूटेगा, जिस टेम्परेचर पे ये टूटेगा, उसके बाद ये मिलेंगे भी, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, जब आप उसके बाद ये ठंडक मिलेगी इसको धीरे 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 धीरे, तो फिर ये आपस में जब मिलेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर आप कम करेंगे, तो उसके बाद फिर क्या होगा, फिर ये जो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के एटम अब फ्री हो गए, ये दोबारा मिलेंगे आपस में, और दोबारा मिलेंगे तो फिर क्या होगा, इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा, फिर एनर्जी का मसला आ जाएगा, फिर एनर्जी का मसला आ जाएगा। एनर्जी 2 किस्मों की होती हैं। ये वैसे ये केमिकल एनर्जेटिक्स का टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। एनर्जी 2 किस्मों की होती है। एक एनर्जी जो कि आप दे रहे हैं या कम कर रहे हैं, जैसे कि इस केस में मैंने बताया कि आप इसको ठंडा कर रहे हैं, समझ में आ रही है बात। तो आप एनर्जी ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, एनर्जी कम कर रहे हैं। दूसरी एनर्जी किस जगह पे होती है, जिसमें आपका कोई इंटरेक्शन नहीं होता। वो एनर्जी कहाँ से निकलती है? जब बॉन्ड ब्रेक होता है। जब बॉन्ड ब्रेक होता है, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होता है एनर्जी निकलती है। 2 एनर्जीज हो गई, एक आप देने वाले हैं और एक एनर्जी यहाँ से निकल रही है जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होता है। ये जो एनर्जी बॉन्ड ब्रेक होने पे निकलती है ना, इसी एनर्जी का आगे अमल दखल होता है कि ये बॉन्ड को मेक करने के भी काम आती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो एनर्जी आपको बॉन्ड को ब्रेक होने पे मिली है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, वो बॉन्ड को दूसरे बॉन्ड, यहाँ पर इन बॉन्ड्स को मेक होने में उतनी उससे कम पड़ रही हो। मतलब यहाँ जो बॉन्ड बने हैं उनसे जो एनर्जी निकली थी वो यहाँ काफ़ी नहीं हो रही, यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा चाहिए, यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा चाहिए। जबकि यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हुए हैं और इनसे जो एनर्जी मिली है वो इसको पूरा नहीं कर पा रही, इसको पूरा नहीं कर पा रही, उतनी एनर्जी नहीं मिल रही कि ये बॉन्ड बन पाएँ, ये बॉन्ड मेक हो पाएँ। तो जब तक ये बॉन्ड मेक नहीं होंगे, बनेंगे नहीं, तो फिर ये H2O का मॉलिक्यूल भी नहीं बनेगा, मतलब पानी भी नहीं बनेगा। फिर क्या होगा? दूसरी किस्म की एनर्जी जो आप, जिसमें आपका अमल दखल है, जो एनवायरनमेंट में मौजूद है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट में एनर्जी हमेशा मौजूद होती है, भले उसकी मिकदार कम हो जाए लेकिन मौजूद ज़रूर होती है। तो कम पहले ही है, इसमें कोई शक नहीं है, ठंडक का माहौल चल रहा है, कम पहले ही है। यहाँ पर जब इस बॉन्ड मेकिंग में इसको एनर्जी की कमी का सामना करना पड़ेगा, तो फिर ये क्या करेंगे, ये सराउंडिंग में से एनर्जी ले लेंगे, सराउंडिंग में से एनर्जी ले लेंगे। समझ में आ गई बात? सराउंडिंग में से एनर्जी ले लेंगे और अपना ये बॉन्ड जो है वो बना लेंगे। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होने पर एनर्जी रिलीज़ हुई है, यहाँ पर बॉन्ड मेक होने पर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, लेकिन अमाउंट का थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। जाहिर सी बात है, H2O का मॉलिक्यूल है, इसकी अलग ज्योमेट्री है, इसकी अलग खसूसियात हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल है, इनकी अलग ज्योमेट्री है, इनका अलग मामला है।
तो घूम फिर के अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ, मैंने कहा था बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में एक चीज़ है बॉन्ड की ताकत। अब हम जो एनर्जी कम कर रहे हैं, ये तो मैंने कम करने वाली एनर्जी की मिसाल देके आपको समझाया है। कभी कभी हमें बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी बढ़ानी पड़ती है, मतलब हीटअप करना पड़ता है, ठंडा नहीं करते हम, हमें हीटअप करना पड़ता है। तो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 पे लेके जाएंगे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाएंगे, 40 पे लेके जाएंगे, 50 पे, 100 पे, 200 पे, 300 पे। आप टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे, आप टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे। जैसे कि आयरन और सल्फर है, आप इसको जो है वो आयरन सल्फाइड बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हीट चाहिए, हीट चाहिए। आयरन के एटम्स जो आपस में जुड़े हुए हैं और सल्फर के एटम्स जो आपस में सल्फर के एटम्स से जुड़े हुए हैं, तो आयरन के एटम आयरन के एटम से जुड़े हुए हैं, सल्फर के एटम सल्फर के एटम से जुड़े हुए हैं। आपने आयरन को और सल्फर को मिक्स कर दिया है आपस में, लेकिन ये रिएक्ट नहीं कर रहे दोनों चीज़ों के एटम। अभी तो सिर्फ मिक्स किया है आपने इनको, आयरन को पाउडर करके, आयरन को पाउडर करके, सल्फर तो होता ही पाउडर है, दोनों के पाउडर मिक्स कर दिया आपने, लेकिन ये रिएक्ट करके ये आयरन सल्फाइड नहीं बना रहे। वजह क्या? एनर्जी उतनी दी नहीं है। अब आपको यहाँ हीट देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, फिर वो हीट एक ख़ास इसका हीट देनी पड़ेगी, तो इनको दोनों को हीट मिलेगी, इनका टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और एक ख़ास टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर आयरन के एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, सल्फर के एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, और इनके टूटने पे भी एनर्जी मिलेगी। दो किस्म की एनर्जीज बताई थी ना। तो बहरहाल बात यही है कि हम ये बात जानना चाहते हैं कि हमें कोई चीज़ बनानी है, ठीक है, तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए कि हम बढ़ाएं। जैसे कि इसका केस है, हमें हीट देनी पड़ेगी, तो भाई हीट ऐसी थोड़ी ना मिलेगी, या तो आपको बाज़ार से गैस लानी पड़ेगी या लकड़ियाँ लानी पड़ेंगी, ठीक है, या इलेक्ट्रिकली हीट दे के इसको गर्म करना पड़ेगा। कुछ भी करेंगे आपकी जेब से पैसे तो जाएंगे ना, और जब आपकी जेब से पैसे जाएंगे, या तो आप आपके किचन में मौजूद गैस है उसको जला रहे हैं, या फिर आप लकड़ियाँ जला के हीट दे रहे हैं, या आप इलेक्ट्रिकली हीट दे रहे हैं अवन के अंदर, ठीक है, फर्नेस के अंदर, आपकी जेब से पैसे तो जा रहे हैं ना। तो यकीनन आप ये जानना चाहेंगे भाई कितनी हीट मैं प्रोवाइड करूं कि ये जो है वो ये आपस में बॉन्ड जो है इनका टूट जाए, और ये नया बॉन्ड जो है इनके दरमियान बन जाए, और ये आयरन सल्फाइड जो है वो बन जाए। ये बैटरियों में इस्तेमाल होता है, आपकी बैटरी का कारखाना है बहुत बड़ा सा, वहाँ ज़रूरत है। तो बात समझ आई? तो आप ये जानना चाहते हैं कि ये बॉन्ड जो है आयरन के एटम्स के दरमियान, उसकी स्ट्रेंथ जो है, उसकी ताकत जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, ताकि आपको क्लियरली इसकी बॉन्ड की ताकत का पता हो। इससे आप उस एनर्जी का हिसाब कर सकते हैं जो कि आप इसको देंगे ताकि ये बॉन्ड टूटे। और इसी तरह सल्फ़र के एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है, उसकी भी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत का अंदाज़ा आपको करना होगा, ताकि आपको उस हिसाब से आपको हीट देनी है, तो उस हिसाब से लकड़ियाँ जलानी है, उस हिसाब से गैस जलानी है, तब जाके सल्फ़र के एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है वो टूटेगा, ठीक है। तो ये कैसे पता लगेगा? ये स्ट्रेंथ, जब तक आपको उन चीज़ों का, उन फैक्टर्स का पता नहीं चलेगा जिस पर बॉन्ड की ताकत डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये है हमारा टॉपिक आज का, बॉन्ड एनर्जी। इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी हम कहते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड टू द पॉइंट, और इसकी आसान सी डेफिनेशन ये है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल देखा, ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल देखा, और वाटर का मॉलिक्यूल देखा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ऐसे ही हो। अगर एक ही नस्ल के एटम है, मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक होता है और ऑक्सीजन के एटम बनते हैं, तो जितनी एनर्जी इनके दरमियान बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होगी, उतनी ही एनर्जी इनके बॉन्ड को दोबारा जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल होगी। आसान सी बात है कि अब ऑक्सीजन के एटम्स को आप जोड़ना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? उतनी एनर्जी जितनी आपने इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की है, उतनी एनर्जी इसके बॉन्ड को आप जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आ रही है आपको? तब जाके ये बन जाएगा O2। तो यहाँ तो मामला उतना ही है कि जितना दोगे उतना ही लेना पड़ेगा, मसला नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस और वाटर का मामला अलग था।
ये डिफरेंट एटम्स से, ठीक है ना। बहरहाल तो अब यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी टू द पॉइंट है कि आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी है वो भी आपको बता देता हूँ। यही अहम तरीन बात थी जो कि बताने वाली थी, ताकि आपको एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आगे बात सारी बॉन्ड एनर्जी यही है। एनर्जी इसकी डेफिनेशन जो मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, आसान सी डेफिनेशन आपके समझने के लिए। एक्चुअल डेफिनेशन वो है जो कि बुक में लिखी है, वो भी लिखूँगा अभी। एनर्जी required to break oblique make the bond between two atoms। इसमें आसान सी एग्जांपल हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये ब्रेक हो रहा है ऑक्सीजन के एटम्स में, तो आपको कितनी एनर्जी इस बॉन्ड को ब्रेक करने में चाहिए, और उतनी ही एनर्जी इन दोनों एटम्स के दरमियान आपको मेक करने में चाहिए होगी, तो O2 का मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, ब्रेक ऑब्लिक मेक। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सेम मॉलिक्यूल है तो इससे ये जो हम कर रहे हैं यही वाला केस हो, केस ये वाला भी हो सकता है। डिफरेंट एटम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ये सिचुएशन भी हो सकती है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टूटेंगे और डिफरेंट मॉलिक्यूल बनेगा, ये वाला केस भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक हमारे पास जो डेफिनेशन होगी, इसमें फिर हम ब्रेक और मेक वाला एक ही सिस्टम नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है ये अलग मॉलिक्यूल हैं। इनको ब्रेक करने में जो एनर्जी चाहिए होगी, ज़रूरी थोड़ी है कि इसको मेक करने में भी उतनी ही एनर्जी चाहिए हो, ठीक है ना। इस बात को ज़रा समझिएगा। यहाँ तो एक ही नस्ल के एटम और मॉलिक्यूल है ना, तो यहाँ तो ये डेफिनेशन ब्रेक और मेक वाली चल जाएगी। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन भी देख लें आप, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन गैस का मामला थोड़ी ना होगा, इसलिए आप दूसरी डेफिनेशन भी देख लें। इसकी एग्जाम्पल तो मैं लिख देता हूँ। एग्जाम्पल, ऑक्सीजन इनटू ऑक्सीजन एटम्स एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब ऑक्सीजन के एटम्स की मदद से दोबारा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का बनना। तब तो ये बात बिल्कुल सही है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑब्लिक मेक द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। और दूसरी डेफिनेशन इसकी जो मैं अपनी तरफ से अभी आपको बना के दिखा देता हूँ, और ये एक्चुअल डेफिनेशन भी है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड के ब्रेक करने वाली एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बिटवीन टू एटम्स। अब आप बॉन्ड को मेक करने वाली एनर्जी को नेग्लेक्ट कर दीजिए, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब ब्रेक, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए हो, ठीक है, दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी, कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है भाई। अब जो आपकी बुक में लिखी हुई है वो डेफिनेशन भी आपको, क्योंकि आपकी बुक में भी 2-3 डेफिनेशन जो है ना वो लिखी हुई हैं। ठीक है भाई, ये लिखा हुआ है, द एनर्जी इन्वॉल्व फॉर द ब्रेकिंग ऑब्लिक फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड। डेफिनेशन इसकी, द एनर्जी involved for the breaking oblique formation of 1 mole of particular type of bonds, of 1 mole
ऑफ, पर्टिकुलर मतलब खास, पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड, पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड, bonds in the molecule, in the molecule, in the molecule is known as bond energy, is known as bond energy। ठीक है भाई, द एनर्जी इन्वॉल्व्ड, वो एनर्जी जो कि शामिल है किस चीज़ के अंदर, फॉर द ब्रेकिंग ऑब्लिक फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट समझने ज़रूरी है। ठीक है भाई, दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, बॉन्ड एनर्जी इज एसोसिएटेड विद बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखिए आगे भी उसने जो ना घूम फिर के यही बात बोली। ठीक है, यहाँ पर ये जो एनर्जी है जो कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड, ये टर्म इस्तेमाल होगी आगे ज़रा, इसलिए इसको समझ लीजिए। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी is also called enthalpy, is also called enthalpy, ENTHALPY। एंथैल्पी की जब भी बात आए समझ जाइए एनर्जी की बात आ रही है, वो एनर्जी जिसकी मदद से बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। ठीक है भाई, और इसमें अब हमारे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एनर्जी विद बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगला टॉपिक हमारा ये है, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एनर्जी विद बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड एनर्जी यानी कि वो एनर्जी जिसकी मदद से आप बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, उसका बॉन्ड की स्ट्रेंथ से ताल्लुक क्या है, मवाजना करते हैं। कंपैरिजन of bond energy, comparison of bond energy, comparison of bond energy with bond strength, with bond strength, with bond strength। बॉन्ड एनर्जी का बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ जो है वो तकाबुली जायज़ा। तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो उसका ताल्लुक बॉन्ड की स्ट्रेंथ से, बॉन्ड की ताकत से। इससे आपको अंदाज़ा होगा किस तरह से अगर हम कुछ चीज़ों को कंपैरिजन करें। तो जैसे कि हमारे पास जो है यहाँ पर एक चीज़ मौजूद है, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, दूसरा है हमारे पास इसके अंदर साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। पहला ये लेते हैं पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, जो डिफरेंट एटम्स होते हैं, डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एटम्स। जैसे कि HCl, इसके अंदर आप देख लीजिए HCl के अंदर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन डिफरेंट एटम है, पोलर मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी मौजूद है। ठीक है,
तो पोलैरिटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक चीज़ को जहन में रखना पड़ता है। जब हम पोलैरिटी की बात करते हैं, पोलैरिटी के लिए हमें मॉलिक्यूल को चेक करना पड़ता है कि हमारे पास पहली बात है कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, ऐसा मॉलिक्यूल जो कि दो एटम्स से मिलके बना हो, ठीक है। और इसके अंदर भी हमारे पास जो है वो दो टाइप्स आ जाती हैं, होमो डायटोमिक और हीट्रो डायटोमिक। होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल नोट्स में डाल लीजिए। होमो मतलब होता है सेम, मिसाल के तौर पर H2 है या O2 है, ठीक है, Cl2 है। तो ये आप देख लें कि यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। इसमें दो दो एटम हैं, दोनों हाइड्रोजन फैमिली के हैं, दोनों एटम ऑक्सीजन फैमिली के हैं, दोनों एटम क्लोरीन फैमिली के हैं। तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है लेकिन होमो डायटोमिक, ठीक है। दूसरा हमारे पास टाइप होती है हीट्रो डायटोमिक, हीट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है HCl की, HCl की, इसको आप देख लीजिए, HCl की, ठीक है। तो यहाँ पर ये पोलैरिटी जो है मॉलिक्यूल की, वो उससे भी आपको बॉन्ड एनर्जी का पता लगता है, ठीक है। जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें पोलैरिटी होती है, यानी कि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि हीट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। देखिए मैंने 4 नामों से आपको बता दिया, पोलर मॉलिक्यूल होंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे, हीटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल होंगे जैसे कि HCl, इनके अंदर पोलैरिटी मौजूद होगी। और अगर पोलैरिटी मौजूद होगी तो इनके अंदर जो बॉन्ड है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। पोलैरिटी की वजह से, पोलैरिटी की वजह से बॉन्ड जो है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? आपको एनर्जी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है भाई, ये बात हो गई। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। हमारे पास इसकी मिसाल जो है यहाँ पर दी हुई है, जो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं वो भी आपको बता देता हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्लोरीन गैस का कंपैरिजन यहाँ पे दिया गया है, वो भी बता देता हूँ। HCl जो है इसकी डिसोसिएशन एनर्जी और क्लोरीन गैस की इसकी डिसोसिएशन एनर्जी, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम अलग होंगे, यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन के एटम अलग होंगे। तो इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा H से, ठीक है भाई। तो डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसको एंथोल्पी भी कहते हैं। 431 किलो जूल्स पर मोल, 431 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें एनर्जी चेंज क्या आ रहा है, यहाँ पर एनर्जी चेंज आ रहा है 242 किलो जूल्स पर मोल, 242 किलो जूल्स पर मोल। तो आपने देखा एनर्जी डिफरेंस कितना है। यहाँ पर दोनों क्लोरीन के एटम के दरमियान बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें सिर्फ 242 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी चाहिए, लेकिन HCl के दरमियान जो है वो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 431 किलो जूल्स जो है वो हमें एनर्जी चाहिए। वजह क्या है कि इनके अंदर जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, और उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये मॉलिक्यूल पोलर है, डाई एटॉमिक हीट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, डिफरेंट एटम्स से मिलके बनने वाला मॉलिक्यूल है। बात समझ आ गई आपको? ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास है इसी में, और कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया, जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और उतनी ही ज़्यादा हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है अभी मैंने बताया, साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स, साइड ऑफ बॉन्डेड एटम्स, वो एटम्स जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है
उनका साइज़ जो है वो भी आप देखें। यहाँ पर हम जो है वो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स को लेंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन को। दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान बॉन्ड को ब्रेक करना है, दो क्लोरीन एटम के दरमियान बॉन्ड को ब्रेक करना है। कोई पोलरिटी नहीं है, कोई ये पोलर मॉलिक्यूल नहीं है, ये डायएटॉमिक होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, हीट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं है। तो यहाँ पर ये छोटे एटम्स हैं, ये बड़े एटम्स हैं। तो जितने छोटे एटम्स होंगे, स्मॉलर एटम्स, जितने स्मॉलर एटम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे तो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतना ही होगा, और अगर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो एनर्जी भी फिर इतनी ही आपको ज़्यादा चाहिए होगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन की। यहाँ लिखी हुई भी है, मैं बता देता हूँ। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इसकी जो डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या एंथैल्पी जो चेंज है, ठीक है, इसी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को एंथैल्पी भी कहा जाता है। तो एंथैल्पी चेंज जो यहाँ पर आपको नज़र आएगा 436 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है भाई। यहाँ पर और यहाँ पर जो है वो क्लोरीन में तो पहले ही बताया जा चुका है 242 डेल्टा एच, इसमें 242 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी चाहिए। तो ये बड़े एटम हैं तो फिर इसका प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी। छोटे एटम्स जो हैं वो मजबूत बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, इसलिए वहाँ ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एंथैल्पी चाहिए, ठीक है भाई। ये भी हो गया। अब चलते हैं प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स की तरफ। मल्टीपल बॉन्ड्स, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी है, डबल कोवलेंट बॉन्ड भी है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी है। तो ये तीसरी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ रही है बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड ही, कि हमारे पास है प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मोर बॉन्ड्स मोर स्ट्रॉन्ग द बॉन्ड। आसान सा फॉर्मूला है, जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल होगा। भाई बॉन्ड की तादाद ही बढ़ गई है ना, कॉमन सेंस की बात है। अगर यहाँ पर इसमें देखें, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान देखें तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड है। और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में देखें तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, 1 2 3 ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो इसके मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है, इससे कम इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, और इससे कम इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर जो है वो बॉन्ड की तादाद ही ज़्यादा हो गई भाई, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी खुद ब खुद ज़्यादा हो गई, उतना ही ज़्यादा बॉन्ड ही बढ़ गए तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ गई खुद ब खुद ही। एक ख़ास बात यहाँ पर नोट करने वाली है कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इन दोनों के दरमियान बॉन्ड कौन सा ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि आपको पता है पहला बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड है और ये दूसरा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड है, तो इसमें ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और पाई बॉन्ड जो है ये वीक है। पाई बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, सिग्मा बॉन्ड जो है वो ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी बॉन्ड तो है ना। तो ये इसके मुकाबले में ये जो है इसके पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी ज़्यादा है, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अब इसके बाद एक सेल्फ असेसमेंट है, फिर बॉन्ड लेंथ की बात आ रही है, वो भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा। एक भाई बोल रहे थे कि सर एक्स्ट्रा बातें बताया करें, एक्स्ट्रा बातें बहुत सारी होती हैं बताने के लिए,
ठीक है, इससे आपका कॉन्सेप्ट और कॉन्क्रीट होता है, लेकिन टाइम थोड़ा सा कम होता है, थकन भी होती है। इस वजह से कोशिश करता हूँ कि टू द पॉइंट बात कर लूँ जितनी कर सकता हूँ, तो अपना जो है ना लेक्चर कंप्लीट हो जाए, आपकी तैयारी भी हो जाए। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।